हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि 29 ऑफ जुलाई 2020 को कैबिनेट से जिसे मंजूरी मिली थी। तो हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है हमें जानने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। तो इस पॉलिसी को शुरू करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंश्योर्स स्टूडेंट एंटरिंग क्लास 1 आर स्कूल रेडी। मतलब कहने का ये है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए हम लोग पहले देखेंगे कि जो स्टूडेंट क्लास 1 में एडमिशन लेना चाहता है वो स्कूल जाने लायक है या नहीं, वो स्कूल जाने के लिए एलिजिबल हुआ है या नहीं, उसकी मेंटालिटी को चेक किया जाएगा। उसके बाद ही उसे आगे एडमिशन दी जाएगी। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट फॉर गर्ल्स, ट्रांसजेंडर एंड दिव्यांग्स। दिव्यांग्स का मतलब हो गया फिजिकल हैंडीकैप्ड। इन लोगों की इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3, प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, हाई क्वालिटी बुक्स इन मदर टंग। इसका कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। जो अगर आप जिस भी आपका जो भी मदर टंग है आप उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ज़रूर रखा जाएगा, लेकिन उसे एज ए लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा। पॉइंट है न्यू करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, 10+2 स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है 5+3+3+3 मॉडल से। और उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि आप सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा। इसमें ये नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स से है तो वो फिज़िक्स नहीं पढ़ सकता। अगर उसे फ़िज़िक्स पसंद है तो वो अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ साथ फ़िज़िक्स को भी अपना एक सब्जेक्ट रख सकता है। और उसके बाद आती है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। ये एक इंटीग्रेट करेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट अगर चाहे फिज़िक्स पढ़ने का मन करे उसे, तो वो फिज़िक्स पढ़ने के लिए भी एलिजिबल होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, असेसमेंट रिफॉर्म्स। तो असेसमेंट रिफॉर्म्स क्या है, ये क्या करेगा कि समेटिव असेसमेंट को रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट में चेंज कर देगा। जैसा कि अभी का क्या है कि इस पॉलिसी के अनुसार क्लास 9 to 12 ये 4 साल का एक कोर्स होगा। और इस कोर्स में हर 6 महीने पे एक टेस्ट लिया जाएगा, हर 6 महीने पे एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के ज़रिए हर बार आपका एक रिज़ल्ट डिसाइड होगा। मतलब कि ये एक एज ए सेमेस्टर वाइज ये एजुकेशन सिस्टम चलेगा। आगे चलते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है। तो टीचर रिक्रूटमेंट क्या होगा कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनेगा जिसके जो एक टीचर को डिसाइड करेगा कि वो टीचर पढ़ाने के काबिल है या नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के 7th, हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएशन टू बी 3 to 4 ईयर विथ मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट अगर इंटर करता है, एडमिशन लेता है और 1 साल के बाद 1 साल की पढ़ाई पूरी करता है और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी आती है जो कि उसको वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो ये क्या होगा कि वो 1 साल का कोर्स पूरा करके अपनी पढ़ाई छोड़ देगा। तो उसे 1 साल का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद अगर कोई 2 साल पूरा करके छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर कोई 3 साल का इस कोर्स करके छोड़ता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और अगर कोई 4 साल पूरा कर लेता है तो उसे एक रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि स्टूडेंट अगर 1 साल के बाद छोड़ दे तो उसे एक डिग्री मिलेगी।
तो अगर स्टूडेंट 1 साल छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद अगर फिर से अपना पढ़ाई को रिज्यूम करना चाहे तो वो फिर से अपने पढ़ाई को रिज्यूम कर सकते हैं। उसका जो क्रेडिट है वो एकेडमिक क्रेडिट एक बैंक में डिजिटली सेव्ड हो जाएगा और उस क्रेडिट के हिसाब से स्टूडेंट फिर से एडमिशन ले सकता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट एक साल की पढ़ाई कर चुका है, 1 साल की पढ़ाई कर चुका है और उसे फिर से एडमिशन लेना है तो उसे फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्सपेंड रिसर्च एंड इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। ये पॉइंट जो है इसके कारण क्या होगी कि इनोवेशन अपॉर्चुनिटी और रिसर्च अपॉर्चुनिटी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो जिस कारण से ये पॉलिसी हम लोग को चाहिए। और 10वां और आखिरी हम लोग का पॉइंट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम फॉर आइडियाज़ ऑन। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्लास 6 का स्टूडेंट भी कोडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उससे कोडिंग सिखाया जाएगा। और अगर उस स्टूडेंट को किसी कंपनी में जाकर या कहीं जाकर इंटर्नशिप करने का मन करे तो वो इंटर्नशिप भी कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे मानते हैं कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे पेंटिंग पसंद है तो वो किसी एक पेंटर के पास जाकर अपना एक इंटर्नशिप कर सकता है। तो और इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में 6% ऑफ जीडीपी यूज़ होने वाली है, जो कि अब तक 1.6% ऑफ जीडीपी यूज़ होती थी, अब 6% ऑफ जीडीपी यूज़ होगी। और ओवरऑल जो एजुकेशन पे खर्च होती थी वो 10% थी। जैसे कि टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर देखा जाए तो 10% ऑफ टोटल टैक्सेस यूज़ होते थे एजुकेशन के लिए, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 20% का टारगेट किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा बात है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा ही स्ट्रॉन्ग करेगा। होप कि ये पॉलिसी अच्छे से लागू हो ताकि देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़े और हमारा देश और भी देश से बहुत आगे बढ़े। थैंक यू।